आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बात करें तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, या उसका एंडिंग पार्टिकल्स क्या है, उसका कोई ना कोई तो बिगिनिंग पार्टिकल्स होगा, एंडिंग बोल रहे हैं, बिगिनिंग पार्टिकल कुछ ना कुछ चीज़ से मिलके बना होगा। उस बारे में जानने के लिए जो चैप्टर इन्वेंट किया गया उसको बोला गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द एटम्स। इसका खोज तब हुआ जब जैसे हम लोग अगर लिविंग बींग्स का बात करें तो लिविंग बींग्स में जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है वो सेल से मिलके बना हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो होता है सेल। अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाए तो जाइगोट होता है, तो वो कहानी अलग है, लेकिन इतना ही होता है कि हम लोग का बॉडी जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है वो है तुम्हारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड सेल। तो ठीक उसी तरह से सबसे पहले आया तुम्हारा रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड भाई साहब को क्या सूझा था सो तो हमको पता नहीं है। ठीक है, वो क्या किया, रदरफोर्ड से अगर पहले का बात करें तो था जॉन डाल्टन। असल में नाम होता है जॉन डाल्टन, और कोई डेल्टन भी बोलता है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, डाल्टन होता है। तो जॉन डाल्टन को क्या सूझा हमको तो सो तो पता नहीं। वो क्या किया, एक बड़ा सा ईटा लिया, ठीक है, स्टोन लेके उसको तोड़ना चालू किया। तोड़ते तोड़ते फाइनली वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंचा जिसको अब वो तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, वो छोटा पार्टिकल जिसको अब वो तोड़ नहीं पाएगा उसी को वो नाम दिया एटम्स। वो बोला कि दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वो नाम दिया एटम्स। तब से ये बात माना गया कि दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज़ एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये मार्कर भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो इसी थ्योरी को बोला गया दैट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहला वर्ड एक इन्वेंट हुआ दैट इज़ द एटम। तो बोला गया कि दुनिया का सारा नॉन लिविंग थिंग्स किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही आता है कि तुम्हारा जो है एटम्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में लिखते हैं। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले आते हैं एटम्स में। ठीक है, तो हम लोग एटम्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम। दुनिया जितना भी नॉन लिविंग या मैटर्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है हम लोग का। ठीक है, अब बात क्या भी आता है कि एटम्स का मीनिंग क्या होता है। अगर हम एटम्स के मीनिंग पे बात किया जाए तो एटम्स का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स। मतलब मैटर का वो पार्ट जिसको आप अब और डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है तुम्हारा एटम्स। तो यहाँ पर हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि द वर्ड एटम मीन्स, यहाँ पे लिखेंगे द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजिबल होगा। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, something which cannot be divided further। ठीक है, तो एटम्स को जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं दैट इज परमाणु इसको बोलते हैं। तो दुनिया जितना भी मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम्स किसी भी मैटर का वो छोटा पार्टिकल्स है, छोटा सा जो मतलब कि भाग है जिसको अब हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर इनडिविजिबल वर्ड का यूज़ किया गया। हम बाय मिस्टेक इंडिविजुअल बोल दिए थे, इंडिविजिबल वर्ड होगा जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखो, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डाल्टन, और डाल्टन जो है एटम्स के ऊपर कुछ थ्योरी दिया, और थ्योरी देने के बाद वो उसका जो थ्योरी था वो थ्योरी फेमस हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी,
जैसे हम लोग जानते हैं कि डाल्टन जो है इस चीज़ का खोज कर ही दिया था, तो डाल्टन फिर बाद में जो अपना थ्योरी लेकर आया और उस थ्योरी में वो कुछ बात बताया। पहला बात तो ये बताया कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब एटम्स को अब और आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये बात बताया कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आप एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा थ्योरी ये दिया कि दुनिया का जितना भी मैटर है वो सब जो है एटम से मिल करके बना हुआ है, तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ very small particles called atoms। दुनिया का जितना भी मैटर है वो सबसे छोटा पार्टिकल किससे मिलके बना हुआ है, तुम्हारा एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। चौथा, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम का शेप एंड साइज होता है वो अलग अलग होता है, सबका एटम का शेप एंड साइज एक जैसा नहीं होता है। तो इसका चौथा थ्योरी में यही था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, size and chemical properties, size and chemical properties। तो ये और भी बहुत से थ्योरी थे, लेकिन ये चार जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखें। पहला तो ये कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरा एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तीसरा दुनिया का जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, और चौथी बात ये थी कि अलग अलग जो एलिमेंट्स का जो एटम होगा वो डिफरेंट साइज़ का होगा, मतलब अगर एलिमेंट अलग है तो उसका एटम का शेप एंड साइज़ भी क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो ये चार थ्योरी था डाल्टन्स का। डाल्टन ये थ्योरी निकाला था, इसीलिए ये थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि एटम्स के ऊपर दिया गया था, ठीक है। तो इसको नोट करें, केमिस्ट्री का ये छोटा सा पार्ट है, ओके। अब सबसे पहला बात यहाँ पे आता है कि मैटर किसको बोलते हैं, ये भी बात आती है, कभी कभी हो सकता है किसी को नहीं समझ आया। तो मैटर का मतलब होता है दुनिया की वो सारी चीज़ें जिसका मास होता है, जो जगह कवर करती है, जिसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, इसको अगर रख दिया जाए तो ये भी जगह कवर कर रहा है, तो ये मैटर कहलाएगा तुम्हारा। ईटा एक ठो ले लो, उसको रख दो, वो जगह कवर कर रहा है, तो वो तुम्हारा जो है मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो उसी को तो तोड़ के डाल्टन जो है एक थ्योरी निकाला था कि दुनिया का जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसके थ्योरी को हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते भी हैं, ठीक है। नोट डाउन करें, बहुत बड़ा ह्यूज चैप्टर है, बहुत, ठीक है। छोटा सा टॉपिक ये क्लास 8 का हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 8 में बस थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन आगे चल के जब 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो इसका थ्योरी जो है और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। बहुत सा एटॉमिक मॉडल भी आएगा, जिसमें बहुत से एटॉमिक मॉडल फेमस है बहुत ज़्यादा। नोट डाउन करें। अब बात यहाँ पे आता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। तुम अगर देखना पीछे हम लिखे हैं कि वो लिखा है क्या, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये बोल के वो चला गया कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके पता चला कि एटम्स से भी छोटा पार्टिकल्स होता है, एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम्स को भी तोड़कर 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बेचारा इतना मेहनत करके निकाला भी, एक तो बात गलत बोल दिया, अब पूरा थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। हाँ, ये बात था डाल्टन में, डाल्टन ने इतना जरूर बता गया था कि जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एटम से मिलकर बना था, ये एकदम सही बात था। लेकिन ये बात उनकी गलत थी कि एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स को तोड़ा गया आगे जाके, और तोड़ने के बाद जो है एटम से जो हमको मिला, एटम्स को तोड़ने के बाद वो 3 चीज़ मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि 3 चीज़ एटम्स को तोड़ने के बाद हमको 3 चीज़ मिला। एक का नाम था दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन,
और ये चार्ज जो कंटेन करता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ये कंटेन करता है अपने पास, ध्यान रहे। एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। तीन चीज़ अवेलेबल है एक एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो खोज किया था उस बंदे का नाम था जेम्स चैडविक, याद रहे, ये खोज करके निकाला था जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का जो खोज किया, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था उसका नाम था जे थॉमसन, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज में जो है ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो मिस्टेक, कहीं रदरफोर्ड दिया हुआ है, कहीं पर गोल्डस्टीन दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से जो है गोल्डस्टीन ही होना चाहिए प्रोटॉन का, और बहुत से बुक में ये दिया भी है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को खोज के निकाला था तुम्हारा जेम्स चैडविक, ठीक है। ये तीन बंदा था। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर तुमको अगर दिखाए, ये तुम्हारा एक बड़ा सा एटम है, ठीक है। एटम के अंदर ये जो छोटा वाला पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एटम का आउटर स्ट्रक्चर, मतलब आउटर वॉल बोल सकते हैं इसको हम लोग एटम का, ठीक है। एटम का जो आउटर वॉल होता है, मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करती रहती है, घूमते रहती है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, और अंदर न्यूक्लियस के अंदर में दो बंदा बैठा होता है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, मिडिल में बैठा हुआ रहता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन राइजेस होती है, जैसे कि तुम अगर सोलर सिस्टम को देखो, सोलर सिस्टम में जो मिडिल में सन होता है और उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट घूमते रहते हैं, ठीक उसी तरह से ये प्लैनेट को मान लो इलेक्ट्रॉन, और मिडिल वाले को मान लो न्यूक्लियस को मान लो तुम जो है वो सन को मान सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूसली चारों तरफ जो है घूमते रहता है। अब बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन कुछ और नहीं होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। हम इलेक्ट्रिसिटी को छूटते हैं तो झटका हमको मारता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, द फ्री ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये है डेफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड में दौड़ना चालू करती है तो वही इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किस में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरी बात, हम लोग को झटका इसलिए मारता है क्योंकि हमारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होती है, और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करती है, और जो सेम चार्जेस होती है आपस में रिपेल करती है। रिपेल का मतलब होता है धक्का मारना। अगर दोनों बॉडी पॉजिटिव है तो ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, धक्का मारेगी, या दोनों बॉडी नेगेटिव है तो दोनों जो है कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, धक्का मारेगी। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे तो ये आपस में अट्रैक्ट कर सकती है, यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही रीज़न है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हाथ को रखते हैं तो हम लोग को झटका फील होता है। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करती है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इनडायरेक्टली कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है, मेरा बॉडी पॉजिटिव, छूने पर वो क्या होगा, हमको अट्रैक्ट करेगा ही, और हमको जो है एक झटका सा फील होता है, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, अब प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो नो चार्ज अवेलेबल होता है। क्वेश्चन तुमको ये नहीं पूछेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बैठने में आपस में लड़ता उड़ता क्यों नहीं है, एक साथ कैसे बैठा रहता है। तो तब तुम बताना कि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और ना तो कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ही नहीं तो दोनों के बीच में कभी भी जो तो एटम जो है वो सिकुड़ेगा या फैलेगा या कुछ भी तरह का जो है इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होता है दोनों के बीच में। यही रीज़न है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बैठा हुआ रहता है, उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स एक्टिव उन दोनों के बीच में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगता है मेरा, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे टॉपिक पे। अच्छा, एक बात और, प्रोटॉन का तो पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के पास किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है तुम्हारा, ठीक है, और ये भी जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि एटम्स को डिवाइड करके सब एटॉमिक पार्ट निकाल सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी डाल्टन जो अपना थ्योरी दिया था उस थ्योरी में ये शब्द वो रॉन्ग बोला था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब नोट करो इसको। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खोज लिया गया तो उनका कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
चलो, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी, एच एन 11 12 11 में भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1, सबसे पहला बात तो ये, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। सबसे पहले यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पहला बात यही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है, ठीक है। दूसरी बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मास जो है कैलकुलेट किया गया था 9.11 इंटू 10⁻⁻27, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राम, ठीक है। और दो बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का होता है उस तरह प्रोटॉन का भी होता होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये जो होता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। दूसरा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है, यहाँ पर डेटा है मास ऑफ प्रोटॉन का, दैट इज़ 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, इतना अवेलेबल है इसका। ठीक उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में भी चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, पहला, इसके पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। लिखेंगे न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो मास कैलकुलेट किया गया है 1.675, मास ऑफ तो ये तीनों का जो है प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नो चार्ज। इसका मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻27, इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻24 और इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन करके रखें, काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर एक लाइन में बात करें ना, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम्स के अंदर जितना प्रोटॉन अवेलेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन in one atom of an element is known as, that is atomic number। एटॉमिक नंबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, ठीक है। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट हम लोग जनरली जेट से करते हैं, ठीक है।
इसमें नोट देके लिख सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। अले ठीक है, जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है तुम्हारा दैट इज़ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर का अगर हम डेफिनेशन दें, पहले हम ये बताएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट्स का मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड द सम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is called that is मास नंबर। ठीक है, और मास नंबर को जो हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज m से। ठीक है, इट इज़ यहाँ पे लिख देना कि इट इज़ डिनोटेड बाय द m। ठीक है, मास नंबर को। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट करो फिर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये करता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर तो निकल गया, बोलेगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन क्या है। देखो, तो अगला जो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इन दोनों बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये बात हम लोग को पता है कि प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, क्योंकि प्रोटॉन का डिफिनेशन देते समय हम बताए थे कि प्रोटॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास नंबर इक्वल टू दैट इज़ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसीलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर कहलाता है मेरा, तो प्रोटॉन की जगह यहाँ, तो ये मेरा हो गया रिलेशन निकला क्या, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये निकलता है मेरा। ठीक है, जस्ट सपोज करो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है किताब में मेरे पास। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बोला क्या है कि कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट whose mass number is 23 and न्यूट्रॉन इज 12। ये निकालने बोला हमको कि एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए अगर मास नंबर 23 है और न्यूट्रॉन जो है 12 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। मेरे पास मास नंबर हमको दिया गया है, मास नंबर दिया है 23, उसके बाद न्यूट्रॉन हमको दिया है 12,
और हमको निकालना है एटॉमिक नंबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिलेशन है वो रिलेशन पहले लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि मास नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ये हम लोग अभी अभी पर क्या है, रिलेशन ऊपर में ही लिखा हुआ है। मास नंबर की जगह वैल्यू पुट करते हैं 23, एटॉमिक नंबर हमको नहीं पता, इसी का वैल्यू निकालना है, और न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है 12। यहाँ प्लस 12 है, इधर आके बनेगा -12, 23 - 12 दैट इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगर 12 माइनस यहाँ पे करे तो मेरा 11 आ जाएगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर मेरा मिल गया, दैट इज़ 11, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नोट करें इसको, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब मान लो एक कोई एलिमेंट्स देते हैं तुमको, जैसे कि ऑक्सीजन O और दिए 8 और 16। अब इसमें से तुमको निकालने बोला कि एटॉमिक नंबर बताइए, मास नंबर बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए। तुमको पांचों चीज़ निकालने के लिए बोले। याद रखना जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया 8। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 8। जितना प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हमको कितना मिल गया 8। अब बात आता है मास नंबर। ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ मास नंबर। और ये O फॉर ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई O फॉर गोला हम नहीं बैठा दिए हैं, O का मतलब ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमको मास नंबर कितना मिल गया 16। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये होता है फॉर्मूला न्यूट्रॉन का। तो मास नंबर मेरा दिया हुआ 16, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8। 16 में 8 गया तो 8 आया। और इस तरह हम लोग जो है न्यूट्रॉन किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। अगला आते हैं हम लोग, जैसे कि एक ठो आते हैं बोरॉन में, बोरॉन 511, ठीक है, बोरॉन का। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर है बोरॉन का दैट इज़ 5। अब बोले जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन भी आ गया तुम्हारा 5। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, एंड इलेक्ट्रॉन भी हो गया 5। ऊपर वाला जो नंबर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो हमको यहाँ पर मास नंबर मिल गया 11। और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला अभी अभी हम बताए थे, न्यूट्रॉन इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर मेरा है 11, एटॉमिक नंबर है 5, एंड देन फाइनल आंसर न्यूट्रॉन निकला 6, और यहाँ पे 8 था मेरा, ठीक है। तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अगर हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करें इसको।